नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि हिस्ट्री का जो पीछे का आपका रह गया है थोड़ा सा पेंडिंग, वो कवर हो जाए, एक अच्छा रिवीजन हो जाए और आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और हिस्ट्री और HPGK मैं कहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है मेरिट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 113 से अभी हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 113 में क्या बोलते हैं द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अहिंसा एंड नॉन वायलेंस इज प्रैक्टिस्ड इन। तो बोलते हैं कि अहिंसा के चरम रूप का व्यवहार किसमें है। तो देखो, अहिंसा का जो एक्सट्रीम फॉर्म है वो किसमें मानी जाती है, वो मानी जाती है जैनिज्म में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर अहिंसा होगी, नॉन वायलेंस होगी, इसका जो चरम रूप का व्यवहार है ये माना जाता है जैनिज्म में। अगर हम जैन धर्म की बात करें तो देखो, जैन धर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं। जैन धर्म के बारे में एक तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसके पहले तीर्थंकर कौन थे। तो इसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इनको आदिनाथ भी कहा गया है। और ये जो जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर थे, ये कौन थे? तो 23 नंबर के तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। और जब महावीर स्वामी की बात आती है तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? इनका जन्म जो था वो कुंड ग्राम में हुआ था और 540 ईस्वी पूर्व जो था वो इनका जन्म हुआ था, ये आपने ध्यान रखना है। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी और 468 ईस्वी पूर्व जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि इनका जो पहला शिष्य बना था वो कौन बना था। तो जमाली जो था वो इनका पहला शिष्य बना था। एक और क्वेश्चन इनके बारे में पूछा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो था वो महावीर स्वामी क्या कहलाए। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी जो था वो केवलिन कहलाए थे। तो केवलिन भी आपने ध्यान रखना है। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो गए, ये सारे आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 114 नंबर क्वेश्चन। बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ओवर थ्रू द पावर ऑफ नंदाज एट। तो बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद के अधिकार को समाप्त कर दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो नंद के अधिकार को समाप्त किया था। कहाँ पर समाप्त किया था? तो ये मगध में जो था वो समाप्त किया था। ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर है। अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, देखो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने कैसे की थी, इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। इन्होंने जो था वो अपने गुरु, जिनका नाम था चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंतिम शासक, जिनका नाम था धनानंद को पराजित करके जो था इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये आपने जरूर ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो उस टाइम एक यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर को भी जो था वो हराया था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। ये एक यूनानी शासक था, ये भी आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था वो किस धर्म को अपनाया था। तो इन्होंने जैन धर्म को जो था वो अपनाया था। इन्होंने जैन साधु, जिनका नाम भद्रबाहु था, इनसे जो था वो जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा जो था वो ग्रहण की थी। ये ध्यान रखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के ही कार्यकाल के दौरान जो था मैगस्थीन जो एक राजदूत था, तो मैगस्थनीज का नाम आपने ध्यान रखना है कि मैगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल के दौरान यहाँ पर रहा था आकर। और इसकी किताब भी है एक इंडिका किताब है मैगस्थनीज की, ये भी आपने ध्यान रखना है, ग्रंथ है ये। तो ये सारा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 115 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोलते हैं हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन दी पीकॉक थ्रोन। तो बोलते हैं कि मयूरासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो उम्मीद कीजिए कि आगे भी पूछा जाएगा। तो मयूरासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था कौन? मोहम्मद शाह। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। मोहम्मद शाह का नाम आपने ध्यान रखना है। पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूरासन से क्वेश्चन बनता है कि ये किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, ये कौन से मुगल शासक के द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। तो शाहजहां का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। शाहजहां के द्वारा जो था ये कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी, कि शाहजहां का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था ये 1739 में किसके द्वारा छीन लिया गया था। तो
1739 में ये छीन लिया गया था। एक पर्शियन शासक थे जिनका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह ने जो था इसको छीना था, और कई बार ईयर पूछा जाता है तो 1739 आपने ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है किसने छीना था, तो नादिर शाह नाम आपने ध्यान रखना है। और ये पर्शियन शासक था, फारसी एक शासक था, ये भी ध्यान रखना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ से बताए वो इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी मुग़लों के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा पिछले कल से रिलेट करवाऊँ तो मैंने आपको बताया था कि कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ये जहांगीर के कार्यकाल के दौरान जो था वो इंडिया आए थे। ये भी आप ध्यान रखिए कि जहांगीर के कार्यकाल के दौरान ये आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी रिवाइज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अल्बुकर्क कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ। तो अल्बुकर्क ने कहते हैं कि गोवा को कैप्चर किया था, गोवा का अधिग्रहण किया था, ये किसके शासक से छीन कर किया था। तो अल्बुकर्क ने जो था वो गोवा को जो छीना था वो छीना था किसके शासकों से, बीजापुर के शासकों से। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये अल्बुकर्क था कौन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो अल्बुकर्क के बारे में आपने ध्यान रखना है कि ये पुर्तगाली था एक, और ये भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहा। इसका पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1503 में जो था भारत में कदम रखे थे एज स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में इसने यहाँ पर कदम रखे थे। और कहा जाता है वैसे कि पुर्तगाली शक्ति जो है इंडिया में, इसकी वास्तविक रूप से नींव जो था वो अल्बुकर्क के द्वारा ही रखी गई थी, ये भी कहा जाता है। परंतु जो पुर्तगालियों का इतिहास रहा है वो किस तरह से रहा है कि 1498 में वास्को डी गामा जो था वो कालीकत के तट पर उतरा था आकर, और उस टाइम कालीकत का शासक जो था वो जैमोरियन हुआ करता था, वो नाम भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, हम अल्बुकर्क और गोवा की बात कर रहे थे, तो अल्बुकर्क ने कौन से ईयर में जो था वो बीजापुर के शासक से जो था वो गोवा को छीना था, 1510 में। 1510 का ये घटनाक्रम है कि उस दौरान इसने ये छीन लिया था गोवा को। और आपने ध्यान रखना है कि उस दौरान बीजापुर के शासक कौन हुआ करते थे। उस दौरान बीजापुर के शासक हुआ करते थे यूसुफ आदिल शाह से जो था वो गोवा को छीना गया था। ये उस टाइम शासक हुआ करते थे बीजापुर के, ये भी ध्यान रखना है आपने। तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो था वो जान लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट इन 1919 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी। तो बोलते हैं गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था, किसके विरोध में। तो गांधी जी ने जो था ये 1919 में जो सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी वो किसके विरोध में चलाई थी, वो चलाई थी एनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ज़रूर कन्फ्यूजन होगा, परंतु आपने ध्यान रखना है कि रॉलेट अधिनियम के विधिकरण के अगेंस्ट जो था इन्होंने ये 1919 में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। अगर हम बात करें ये बाकी ऑप्शंस जो दिए गए हैं इनमें, जैसे कि चंपारण का घटनाक्रम था वो कब हुआ था, तो चंपारण का जो घटनाक्रम था जिसको आप मुख्य रूप से चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं वो 1917 में हुआ था। चंपारण के बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन हुआ, वो 1918 में हुआ। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ। खिलाफत आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। और ये जो रॉलेट एक्ट है आपका ये कब हुआ था, ये भी 1919 में ही हुआ था। और रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो था वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे जब उनके ऊपर गोलियां चलाई गई थी, और परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को मिला। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में ही ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट के बारे में हमने कल भी पढ़ा था कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, तो 1928 में साइमन कमीशन जो था वो भारत आकर पहुंचा था। और इसका विरोध कर रहे थे उस टाइम लाला लाजपत राय भी थे उनमें से एक। तो लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। बाद में वैसे ही पहले तो वो बीमार थे और लाठीचार्ज से वो उनकी सेहत और भी ख़राब हो गई और बाद में चलकर उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ये सिनेरियो हमने कल की वीडियो में पढ़ा था, बस थोड़ा सा रिवीजन आप कर लीजिएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ से निकल कर आते हैं, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट वॉज पास्ड इन। तो बोलते हैं कि पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो कब पास हुआ था। पहला इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो कब पास हुआ था, ये पास हुआ था 1861 में, 1861 में जो था ये पास हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1861 में ये पहला इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ।
1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे? इसमें एक तो पोर्टफोलियो सिस्टम, जो विभाग दिए जाते हैं आपके, जैसे पोर्टफोलियो मंत्रालय आप कह लीजिए, विभाग आप कह लीजिए, ये सिस्टम जो था इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी ध्यान रखना है। 1861 का जो एक्ट था, इससे रिलेटेड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा जो था गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था, यानी कि जो ऑर्डिनेंस पावर होती है वो ऑर्डिनेंस पावर कौन से एक्ट से दी गई थी? तो ये 1861 का एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जिसके तहत ये ऑर्डिनेंस पावर जो था वो दी गई थी, और ये ऑर्डिनेंस पावर गवर्नर जनरल को दी गई थी। आपको पता है प्रेजेंटली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये ऑर्डिनेंस जारी किया जा सकता है, जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, हम आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर इस क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे, परंतु अगर आपको आता है तो कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं? यहाँ पर बोलते हैं व्हेन वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942। तो बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी जो था वो कब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था वो गिरफ्तार हुए थे? तो ये कब गिरफ्तार हुए थे? ये 9 अगस्त को हुए थे, 9 अगस्त 1942 को हुए थे। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हमने इनके बारे में पहले भी बात की है। पहले तो पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कौन से ईयर का है, ये 1942 का है। इसी दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा भी दिया गया था। वो क्या नारा था? करो या मरो, डू और डाई का नारा जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसी दौरान दिया गया था। पहले तो आपने ये भी ध्यान रखना है। तीसरा आपने क्या ध्यान रखना है कि 1942 में ये कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था जिसके तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऑपरेशन 0R चलाया गया था। ऑपरेशन 0R चलाया गया था जिसके तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। जब बहुत सारे नेता जो था वो गिरफ्तार हो गए थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो गिरफ्तार नहीं हुए थे। उन्होंने जो था वो जनता को निर्देश देना शुरू किया, और इन्होंने बड़े ही चोरी छुपके से निर्देश देना शुरू किया था। इनमें अरुणा असफ अली आती है, राम मनोहर लोहिया आते हैं। इन लोगों ने बहुत काम किया था इसको लेकर, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 178 क्वेश्चन, बोलते हैं द सॉन्ग जना मना वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड अंडर द टाइटल ऑफ। तो जना मना ये जो सॉन्ग है ये पहली बार प्रकाशित हुआ था कौन से टाइटल के अधीन? तो ये पहली बार जो प्रकाशित हुआ था तो ये टाइटल था इसका भारत विधाता टाइटल। ऑप्शन डी सही आंसर। ये क्वेश्चन थोड़े दिन पहले भी डिस्कस हुआ था। भारत विधाता टाइटल के तहत जो था ये पब्लिश हुआ था। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो जन गण मन है ये हमारा नेशनल एंथम है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रीय गान है। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी उसने कब इसको अडॉप्ट किया था? तो उसने 24 जनवरी 1950 को जो था इसको अडॉप्ट किया था। ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि जन गण मन को किसने कंपोज किया था? तो इसको किसके द्वारा कंपोज किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको कंपोज किया गया था। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अभी इस तरह का क्वेश्चन HAS में भी पूछा गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक होते हैं। कैसे लिंक होते हैं अभी पता चल जाएगा। बोलते हैं विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैज़ द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ द मॉरल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। तो बोलते हैं महात्मा गांधी के नीति शास्त्र का कौन से निदेशक तत्व पर प्रत्यक्ष प्रभाव रहा है? तो देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारे हैं उनमें अलग अलग पार्ट आते हैं। तो एक है उनमें गांधीयन पार्ट। तो गांधीयन फिलॉसफी का जो पार्ट है उसमें अलग अलग आर्टिकल दिए गए हैं। गांधीयन प्रिंसिपल जिनको आप कहते हैं, तो इसमें बैन ऑन गौ स्लॉटर है, इनके जो गौ हत्या पर प्रतिबंध है ये गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये गांधीयन प्रिंसिपल के तहत आता है। और आर्टिकल की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल के तहत आता है? ये आता है प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ, यानी कि गाय हत्या पर प्रतिबंध। तो ये कौन से गांधीयन प्रिंसिपल में आता है? ये आता है गांधीयन प्रिंसिपल नंबर 48। इसमें कहा गया है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध है, प्रोहिबिट ऑन दी स्लॉटर ऑफ काउ। ये आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 48 है। जो HAS में अभी क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आर्टिकल नंबर 47 भी एक दिया गया था। आर्टिकल नंबर 47 भी गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। इसमें जो इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक होते हैं, जो ड्रग्स होती हैं, उनके ऊपर रोक लगाई गई है, उनको हेल्थ के लिए हानिकारक बताया गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल नंबर 47।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने बहुत बार डिस्कस किया है वो था आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 बात करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की, कि पंचायतें होनी चाहिए। उसी तरह एक आर्टिकल नंबर 43 भी आता है गांधीयन प्रिंसिपल में, वो आता है प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। गांधी जी बहुत फोकस करते थे कॉटेज इंडस्ट्री पर, तो आर्टिकल नंबर 43 बात करता है कि कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये मैंने मुख्य रूप से 4 बता दिए, वैसे गांधीयन प्रिंसिपल में और भी आते हैं, परंतु अगर आप ये 4 भी ध्यान रख लेते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से। और ये जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो आता है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ये पार्ट 4 में जो है वो आता है। और हमने कौन से देश की सरकार से, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है ये अडॉप्ट किए हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आप कमेंट करके बताएंगे कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं हिंदी इंग्लिश के। तो सबसे पहले इंग्लिश का क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर एंटोनियम पूछा गया है रेस्पाइट का। रेस्पाइट का एंटोनियम पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसका एंटोनियम यानी कि अपोजिट मीनिंग होता है एक्सर्शन। ऑप्शन बी सही आंसर है, एक्सर्शन इसका मतलब होता है अपोजिट मीनिंग में। जो रेस्पाइट होता है वो क्या होता है हिंदी में रेस्पाइट होता है विराम आप कह लीजिए, आराम आप कह लीजिए। और एक्सर्शन क्या होता है, एक्सर्शन होता है तनाव आप कह लीजिए। तो ये इसका अपोजिट हो गया। आगे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है, यहाँ पर पूछते हैं बिलीफ और ओपिनियन कॉन्ट्रेरी टू व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड, तो उसके लिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा। ऑप्शन डी सही आंसर है इसका 164 का, हेरेसी जो है वो इसका सही है, हेरेसी इसका ध्यान रखना है आपने। और अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर बोलते हैं द लिटिल गर्ल डैश फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, तो 165 का होगा द लिटिल गर्ल। ऑप्शन ए ग्रोप्ड होगा, ग्रोप्ड फॉर द लाइट स्विच इन द डार्क, ये आप ध्यान रखिए। मीनिंग ऑफ ईडियम पूछा गया है, ईडियम है यहाँ पर टू टेक सम बॉडी फॉर अ राइड, तो टू टेक सम बॉडी फॉर अ राइड का मतलब होगा टू डिसीव और ह्यूमिलेट हिम हर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, टू डिसीव और ह्यूमिलेट हिम जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा 166 का। आगे हिंदी के क्वेश्चन देखिए, हिंदी में बोलते हैं गौशाला में कौन सा समास आता है, तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास जो है वो आता है। ये रिपीट होगा डेफिनेटली क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, तो रिपीट भी किसी एग्जाम में ये होगा तत्पुरुष समास, इसका ध्यान रखिएगा। 168 में बोलते हैं मीत की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो मिताई इसकी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी सही आंसर है। रंगत में प्रत्यय कौन सा है, तो रंगत में कौन सा प्रत्यय यहाँ पर आएगा, रंगत में त प्रत्यय जो है वो इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। और अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से सर्च कीजिए इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक इम्पॉर्टेंट PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है जो आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।